अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल खजा की आखिरी शाम, राइटर नाहिद चौधरी। ज़ारा से कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दोनों वैगन में स्टेशन की तरफ जा रही थी। सूरज डल रहा था। सदफ के दिमाग में मामू का पर यकीन लहजा घूम रहा था। बेटे, गुजरावाला पहुंचकर बस वाले अड्डे पर नीले रंग की वैगन में बैठ जाना। वो सीधी मेरे घर के सामने रुकती है, लेकिन हम लोग तो ट्रेन से जा रहे हैं। सदफ का जहन भटका। सदफ, तुम पहले कभी इनके घर गई हो? किसी खच्ची के तख्त? सारा ने सवाल किया। नहीं भाई, पहली मरतबा जाऊंगी। हाल ही में तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं। सदफ अभी मजीद इसे दहलाती, मगर स्टेशन आ गया। वो जल्दी जल्दी भागी, एक दूसरे का हाथ थामे लोगों के हजूम में घुस गई। लोकल ट्रेन खड़ी थी। अच्छा खासा साफ सुथरा डब्बा था, सीटें भी नरम नरम। बड़ी खुशी खुशी बैठ गई। न जाने कहाँ से आवाज़ आई कि ये ट्रेन नहीं जा रही। हाय, इनके हवाजों पर बिजली गिरी। बैग संभालते हुए फिर नीचे दौड़ लगाई। फूलती सांसों से कोसते हुए लोगों के हजूम को ऊपर चढ़ते देखकर खून से गूंद पीते हुए कुली से ट्रेन के बारे में पूछा। ये जो खड़ी है जी। कुली की वजाहत पर अपनी जल्दबाजी पर सट पीट लेने को दिल चाहा। खाली डब्बा अब रंग बिरंगे लोगों से भर चुका था। नचार दिल्ली से फिर आगे बढ़ी। बड़ी मुश्किल से एक खातून के बच्चे को उठाकर सीट पर कब्जा किया। खातून की बुड़बड़ाहट से बचने के लिए आपस में बातें शुरू कर दी। वक्त धीरे धीरे के बजाय उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, इसका अंदाजा आज ही हो रहा था। ट्रेन थी कि लेट होने का रिकॉर्ड कायम करना चाह रही थी। सदफ, अब तो अंधेरा हो रहा है। ज़ारा ने बल्ब जलने पर सदफ का हाथ खूबजदा होकर थाम लिया। टेक इट इजी। सदफ का अपना दिल डूब रहा था। यही सोच रही थी कि वापस चलते हैं, कल सुबह देखी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ज़ारा को हम ख्याल बनाती थी, ट्रेन एक झटके के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। ट्रेन के साथ खौफनाक ख्यालात भी साथ साथ चलने लगे। घर में होती तो कोई भी इस मनमानी की इजाज़त ना देता, लेकिन पिछले 5 साल हॉस्टल की खुद मुख्तियाराना जिंदगी में जब दिल चाहा जिस काम पे दिल ने हामी बड़ी, दिमाग के माने बगैर वो काम कर लिया। सब कुछ गुटमुट हो रहा था। स्टेशन से आगे कहाँ जाएंगे? वो गुमसुम सी बैठी थी। ज़ारा तो पहले ही अहमकों की तरह एक एक मुसाफिर को घूर रही थी। जज्बात में आकर हमाकत की बैठी थी। पता ही नहीं चला और ट्रेन गुजरांवाला के स्टेशन पर रुक गई। इसने बड़क रफ्तारी से इस तरह ज़ारा को घसीटते हुए छलांग लगाई कि ज़रा सी भी देर हुई तो ट्रेन चल पड़ेगी। बेशुमार लोगों में दोनों गोया बेयारो मददगार खड़ी थी। सर्दी के बावजूद पसीना आ रहा था। चलो ना अब। ज़ारा को होश आया तो सदफ का हाथ झंझोड़ा। कहाँ? सदफ बेख्याली में बुड़बड़ाई। जहन्नुम में, यानी ख्वार होने के लिए यही जगह मिली थी। गजब खुदा का। अजनबी शहर में, अनजान जगह पर, ऊपर से रात का वक्त। सदफ, मैं तो बेहोश होने लगी हूँ। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो एडवेंचर के शौक में तुम्हारे साथ चल पड़ी। ज़ारा रोहानसी होकर जा रही थी। अच्छा, तो मुझे बहुत ख्वास मत करो और ना ही इस तरह शो करो कि हम अकेले हैं और डर रहे हैं। सदफ ने झुंझलाकर लहजे को सख्त बनाते हुए इसे डांट दिया। आखिर तुम क्यों यहाँ जम गई हो? सर्दी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। कहाँ जाएंगी? पहली मरतबा किसी अजनबी जगह पर जाकर किसी का घर ढूंढना, वो भी रात के वक्त, इंतहाई खतरनाक है। ज़ारा की जुबान फिर वानी से सच की तलही इसके कानों में उंडेलने लगी। प्लीज़ ज़ारा, अपनी बातों से मेरी हिम्मत न तोड़ो। मुझे पहले ही अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। सदफ ने बड़ी मुश्किल से पलकों को भीगने से रोकते हुए आंसुओं से बोझल आवाज़ में मिन्नत बड़े लहजे में कहा। तो ज़ारा बेबसी से होंठ चबाने लगी। लेकिन सदफ, हमारा इस तरह यहीं जमे रहना भी तो दूसरे लोगों को मशकूक कर सकता है। प्लीज़ हिम्मत करो। ज़ारा ने इसका नरम और बर्फ की माने ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए हौसला दिया। दोनों चेहरे पर जबरदस्ती की सख्त ताड़ी किए तेज कदमों से स्टेशन की सर्द इमारत से बाहर निकल आई। बहुत से लोगों की हैरान नजरों ने इनका ताकुब किया था। बाहर निकलते ही सर्द हवा और गहरे अंधेरे ने इनका इस्तकबाल किया। दिल ने काफी देर पहले से ही मामूल से हटकर दरकना शुरू कर दिया था। आंखें किसी नीली वैगन के दीदार के लिए तरसने लगी। अरे वो तो अड्डे से मिलेगी। सदफ को अचानक याद आ गया, आखिर मरते क्या ना करते कि मसदाक रक्षा लिया और दहलते हुए ऐतुल कुर्सी का विर्द करते हुए रक्षा में बैठकर हवा के दोष पे उड़ने लगी कि रक्षा ड्राइवर शायद मुस्तकबिल में जहाज उड़ाने का ख्वाब देख रहा था। सदफ ने डरते डरते घड़ी पे टाइम देखा। 7:30 फिर 8 खुदा करके रक्षा अपनी मंजिल पे पहुंचा। किराया देकर शुक्र करती हुई लाइन से खड़ी वैगनों की तरफ चल पड़ी। एक नीली वैगन तैयार खड़ी थी। कंडक्टर से मालूम किया तो पता चला ये सी इलाके की वैगन है। मारे खुशी की आंखों में आंसू आ गए। जट अगली सीट पर बैठ गई। लेकिन ड्राइवर का अभी चलने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। भाई, अब चला भी दो। ज़ारा ने कंडक्टर से मुतालबा किया। बीबी जी, गाड़ी बढ़ तो जाए। कंडक्टर ने लापरवाही से कहा और मजे से नोट गिनने लगा। या अल्लाह, और कितना बढ़ोगे? जरा सी साबुनदानी तो है कि आप घरों से लोगों को उठाकर लाओगे। ज़ारा का बस नहीं चल रहा था कि खुद ही चलाने बैठ जाती। सदर ने इसका हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया। सामने ही बड़ी बड़ी मूंछों वाला खौफनाक सा आदमी टहल रहा था। गुजरते गुजरते इन दोनों पर भी एक नज़र डाल लेता। ज्यादातर मर्द ही नजर आ रहे थे। खवातीन अगर थी तो अपने घर वालों के साथ थी। सदफ को बड़ा रश्क आ रहा था दोनों लड़कियों पे जो अपने बाप के साथ जा रही थी। काश इससे पहले कि वो मजीद रिश्क व हसद में मुब्तला होती। वही खौफनाक आदमी इसके बराबर वाली यानी ड्राइवर की सीट पर परजुमान हो गया। वो खौफ से सिमट कर रह गई। ज़ारा के हाथ पर गिरफ्त सख्त होगी तो इसने चौंक कर सदफ की तरफ देखा। क्या हुआ? इसने डरी डरी आवाज़ में पूछा।
का कुछ नहीं, दुआ करो अल्लाह ताला एक मरतबा खैरियत के साथ मंजिल पे पहुंचा दे। आइंदा मेरी तौबा जो कभी बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाऊंगी, बल्कि कोई मन्नत मान लो, मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। सदफ इस तरह सरगोशी के अंदाज में बोल रही थी कि ज़ारा को इसकी जहनी हालत पे शुबा होने लगा। सदफ अब फिर घड़ी पर नजरें जमा कर सकते किसी कैफियत में बैठी थी। प्लीज़ आप ज़रा जल्दी चला दें, हमें बहुत देर हो रही है। ज़ारा ने खौफनाक सूरत वाले ड्राइवर से बड़ी मिन्नत से कहा। लो जी, अब भी चला देता हूँ। ड्राइवर ने कहते ही चाबी घुमा दी और सदफ के जिस्म में जैसे जान पड़ गई। वैगन बड़ी सब खरामी से चल आगे बढ़ती जा रही थी। वो दिल ही दिल में ड्राइवर को दुआएं देने लगी। अब इसे रास्ता भी दे दो। ज़ारा ने सरगोशी की। क्या बताऊं, मामू ने किसी रोड का नाम तो बताया ही नहीं था। सदफ को बड़ी देर के बाद ये इतराज सूझा था। ज़ारा का दिल चाहा चलती वैगन से छलांग लगा दे। कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था सदफ ने। अब तो अल्लाह ही मालिक है। सुने, कैंट चौनी में आखिरी स्टॉप पर रोक दीजिएगा। सदफ ने बहुत सोच सोच कर कहा था। आखिरी स्टॉप तो आबादी से हटकर है जी। इस खौफनाक सूरत की जुबान कितनी मुहज़्ज़िब थी। सदफ को ज़रा हौसला हुआ। जफ़र मामू का घर इसी सड़क पे है। जवाब से ज़्यादा इसका लहजा सवालिया था। सड़क का नाम हो तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ड्राइवर के खड़े जवाब ने इसका दिमाग चकरा दिया था। अब खामोश रहो, ख्वा मख्वा अपनी हमाकत का सबूत क्यों दे रही हो। वो समझेगा नहीं कि हम लोग यहाँ अजनबी हैं। बस अल्लाह को याद रखो। ज़ारा की सर्जिश पे वो ज़ुबान होंठों में दबाकर रहेगी। एक सवालिया निशान आंखों के सामने नाच रहा था कि आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे। ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जी, तू हमारी मदद फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तू हमारी मदद फरमा। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उतरते जा रहे थे। ये जी आ गई आखिरी सड़क। ड्राइवर की आवाज़ ने चौंका दिया। वो लोग तो घरों की लाइन कतारों को मुंह खोले देख रही थी। यही रोक दीजिए। सदफ के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वैगन उठते ही दोनों उतर गई। क्या घर याद आ गया? ज़ारा की आवाज़ उम्मीद से खिल उठी। नहीं, सदफ के मुंह से गोया सिसकी निकली। ज़ारा भी मुंह लटकाकर मकानों को देखने लगी। खिड़कियों और रोशनदानों के शीशे मरकरी ट्यूब से रोशन हो रहे थे, जिनके मकीन इस सर्द रात में गरम गरम लहाफों में घुसे इस बात से बेखबर होंगे कि दो अदद अहमक लड़कियां अपनी जल्दबाजी की वजह से एक एक स्वेटर पहने अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने में मसरूफ थी। इतने बेशुमार घरों को खंगालना शुरू करती तो रात इसी तरह बीत जाती, जबकि इस तीन तरफा सड़क पर समझ ना आई कि कहाँ का रुख इख्तियार करें। दोनों इतनी हैरान और परेशान थी कि एक दूसरे से कहने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रह गया था। इस खुले इलाके में सर्दी अपने अरूज पर पहुंची हुई थी, लेकिन वो दोनों जैसे हर एहसास से आरी हो गई थी। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बस नाम को थी। कोई उक्का दिक्का गाड़ी तेज रफ्तारी से इनकी बेबसी का मजाक उड़ाती गुजर जाती। ज़ारा, अब मैं लिफ्ट लेने लगी हूँ। सदफ ने रोहानसी होकर हिम्मत हार दी। सोच लो। ज़ारा भी नीम रजामंद होकर धीमी आवाज़ में बोली। अब अल्लाह पाक इतना भी हमसे नाराज़ नहीं होगा कि कोई गलत बंदा हमसे टकरा जाए। मैं अल्लाह का नाम लेकर हाथ उठाने लगी हूँ। सदफ ने एक भरोसे के साथ सामने से आती जीप को इशारा दे दिया। जीप भी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। सदफ की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसको रोते देखकर ज़ारा भी खुद पर काबू ना रख सकी। दोनों आंखें रगड़ने में इतनी मसरूफ थी कि अपने करीब जीप का शोर भी सुनाई ना दिया। आने वाले ने यह मंजर खैरत से देखा। फिर अपना काम याद आया तो ज़ोर से हारन बजाया। सदफ ने चौंक कर सर उठाया। पल भर को आंखें चमक उठी। ज़ारा ने जट इसका हाथ पकड़ लिया। ना जाने किस टाइप का बंदा होगा। हदशे ने सर उबारा। कम ऑन यार, यहाँ खड़े होकर कुल्फी बनने से बेहतर है कि अल्लाह के भरोसे ये रिस्क ले लिया जाए। सदफ ने आंसू साफ करते हुए ज़ारा को भी उकसाया, लेकिन सदफ इस वक्त काम के बंदे शरीफ बंदे ज़रा कम ही निकलते हैं। ज़ारा ने सरगोशी की। हम भी तो इस वक्त निकले हुए हैं। सदफ ने तंजिया शिकवा कर डाला। हमारी बात और है, हम तो मुसीबत ज़दा हैं। ज़ारा ने स्वेटर की जेबों में हाथ डालते हुए कपकपाती आवाज़ में अपने आप पे तरस खाया। तो इनकार कर दो, सदफ ने ना चाहते हुए भी मशवरा दिया। दूसरी तरफ आतिफ अपनी सीट पे पेचोताप खा रहा था। पहले ही देर हो चुकी थी। इस ख्याल से रुक गया था कि अकेली लड़कियां वाकई मुसीबत में होंगी। दिल तो चाहा आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर अल्लाह को खुश करने के लिए उतरकर पूछना जरूरी ख्याल किया। बारी कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपकर खड़ी हो गई। मोहतरमा, अगर आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो आइए, देर मत कीजिए। इसने करीब आते ही अजीब दोस्त बड़े अंदाज में अपनी खिदमात पेश की। दोनों ने डरते डरते नजरें उठाई। सियाह डिनर सूट में सलीके से जमे हुए बालों के साथ वो गुस्से से घूर रहा था। कोई राय ना कायम कर सकी कि इंसानों को परखने का फन भी किसी किसी को आता है। आप जाइए। सदफ के मुंह से बिला सोचे समझे निकल गया। आतिफ ने खा जाने वाली नजरों से इन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आप लोग क्या गाड़ियों की रेस देखने के लिए इस वक्त खड़ी हैं? इसने दांत पीसते हुए इस वक्त पे जोर दिया। हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं। ज़ारा ने बुखलाकर मजीद हमाकत का सबूत दिया। ओह आई सी। आतिफ ने बड़ी मैनी खिस अंदाज में लंबी सी ओह की पल भर को इन्हें अजीब सी नज़रों से देखा और कुछ कहे बगैर पलट गया। इसके अंदाज में सदफ कांप कर रह गई। फिर मकैन की अंदाज में भागकर आतिफ का बाजू पकड़ लिया। इसने चूमकर सदफ की तरफ देखा। फैली फैली आंखों में नमकीन पानी बड़े मल्तजी अंदाज से इसे देख रही थी। अनोखी सिचुएशन थी। फरमाइए। आतिफ को इस पर तरस आ गया। आप प्लीज़ हमें गलत मत समझिए। हम तो सदफ की आवाज़ रुंध गई थी और वो एक अजनबी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आतिफ का बाजू अभी तक इसकी गिरफ्त में था। आतिफ ने बुखला कर
زارا کی طرف دیکھا، وہ بھی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی. یا وحشت کس آزمائش میں پڑ گیا ہوں؟ عاطف بڑبڑایا. دیکھیے پلیز آپ مجھے ساری بات بتائیے، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا. اس نے بے ساختہ صدف کے برفیلے ہاتھ کو تھپکا تو اس نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی. ڈونٹ وری، آئیے میرے ساتھ. عاطف نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا تو صدف اس کے نرم اور سنجیدہ لہجے پر غور کرتی زارا کی طرف دیکھنے لگی. وہ بھی اپنا اور اس کا ہینڈ بیگ سنبھالے اس کے برابر بیٹھ گئی. عاطف نے پل بھر کو سوچا اور پھر جیپ اسٹارٹ کر دی. اسے ان دونوں پر ترس آ رہا تھا. امید ہے آئندہ آپ لوگ جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینے کی کوشش کریں گی. رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے نصیحت بھی ضروری سمجھی. دونوں ندامت سے سر جھکائے خاموشی کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائیں معاف فرما کر ایک شریف انسان سے ان کو ٹکرا دیا تھا. مجھے ایک بہت ضروری ڈنر پہ جانا تھا جس کا وقت تو اب نہیں رہا. عاطف تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. سمجھ لیجئے کہ ان کی وجہ سے ہی لیٹ ہو گیا ہے. مزید زیر بار ہو گئی. وہ پھر شروع ہو گیا. انفیکٹ اگر میں اس کی طرف نہ گیا تو وہ گھر فون کرے گا اور گھر فون ہو گیا تو میری ماں اور بہن میری طرف سے پریشان ہو جائیں گی. اس لیے مجبوراً مجھے پہلے ادھر ہی جانا پڑ رہا ہے. صرف 5 منٹ کی بات ہوگی. اس کے بعد فی الحال آپ لوگوں کو آج رات میرے گھر ہی رہنا پڑے گا کہ میں یہاں خود 9 وارڈ ہوں. صبح انشاءاللہ آپ کے ماموں کا کھوج لگا کر آپ دونوں کو ان کے ہاں پہنچا دوں گا. آگے آپ لوگ اپنی مرضی بتا دیجیے. عاطف کی اس لمبی چوڑی ذمہ دارانہ گفتگو سے دونوں ہی مرعوب ہو گئی تھی. آپ لوگوں کی خاموشی سے کیا سمجھوں کہ آپ لوگ مجھ سے متفق ہیں؟ اس نے تھوڑی سی گردن گھما کر گمسم بیٹھی ان لڑکیوں کی طرف دیکھا. جیسا آپ مناسب سمجھے. صدف نے مری آواز میں گویا اپنی ناؤں کی پتوار اس کے ہاتھوں میں تھما دی. اسے اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے. اگر اس کی امی کو خبر ہو جائے تو بڑے بھیا تو شاید قتل ہی کر دے. ایسے ہی جذباتی تھے وہ. تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جیپ ایک بڑے سے بنگلے کے باہر رک گئی. میں ابھی آیا، عاطف نے اجلت سے کہا اور نیچے اتر کر بنگلے میں گھستا چلا گیا. صدف یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زارا کی سہمی آواز اس سے ٹکرائی. میں تو خود حیران و پریشان ہوں ایمان سے. اس شخص کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھ رہی.